दोस्तों लिमिटेशन जो है वो एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है। ये तो हर एडवोकेट जानता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिना एविडेंस और बिना ट्रायल प्लेंट कैसे रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ प्लेंट का पैराग्राफ 17 पूरे सूट पर भारी पड़ गया। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का यह जजमेंट मतलब एन आशा देवी वर्सेस आर रविंद्र कुमार एंड अनदर हर एक सिविल लॉयर को जानना ज़रूरी है। और अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंदर ये जजमेंट जानना ज़रूरी है और अपने नोट्स को अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। ये जजमेंट अभी बहुत रिसेंटली आया है, 2026 का ही जजमेंट है। साइटेशन इसकी है 2026 INSC 908 और जजमेंट जो है वो डिसाइड हुआ है 17 अगस्त 2026 को। और लिमिटेशन पे एक बेहतरीन जजमेंट जो है ऑर्डर 7 रूल 11 का वो आया है। देखिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कि एक्चुअली इस केस के फैक्ट्स क्या हैं और कैसे ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आपको मालूम होगा कि वर्तमान में आज के वक्त में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ज़मीनों पर, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जेवी के अंडर में, मतलब जॉइंट वेंचर के अंडर में हो रहा है। देखिए ज़मीनें कम होती जा रही हैं, बिल्डर्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें बची नहीं हैं। तो बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसी की ज़मीन है, मान लीजिए ए की ज़मीन है और बी जो है बिल्डर है, तो ए और बी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ए और बी मतलब लैंड का ओनर, जो लैंड का ओनर रहता है, ज़मीन का मालिक और बिल्डर जो है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बिल्डर बोलता है मैं आपकी ज़मीन इस्तेमाल करूंगा, उस ज़मीन पर जो है मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा और उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करके जो है हम लोग मकान बेचेंगे, कॉलोनी डेवलप करेंगे, फ्लैट डेवलप करेंगे, जो भी किस्सा हो सकता है। तो ये हम करेंगे और इसके बीच में जो है हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा है वो या तो 50-50 कर लेंगे, भाई 50% आपका 50% मेरा, या फिर जो भी उनके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स होंगे उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जनरली पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं जेवी का कॉन्सेप्ट, जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट। और ये जो फैक्ट्स हैं ये एक्चुअली उसी के ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैं आपको जॉइंट वेंचर समझाना था कि ज़मीन किसी और की, कंस्ट्रक्शन कोई और करेगा, उसके बाद प्रॉफिट के अंदर जो है हम लोग हिस्सा कर लेंगे कि भाई किसका, जो ज़मीन का मालिक है उसका कितना % रहेगा और जिसने ज़मीन को डेवलप करके दिया है, कॉलोनी बना के दी है, जो बिल्डर होगा उसका कितना हिस्सा रहेगा, वो कर लेंगे। तो ये जो फैक्ट्स हैं इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए अब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर डिस्प्यूट का क्या था। जो अपीलेंट थी आशा देवी, जो ओरिजिनल ओनर थी, दो प्लॉट्स की S4 और S4 एंड S7, दो प्लॉट्स की जो है ओनर थी और जो प्लॉट साइज था वो था 8,500 स्क्वायर फिट। 18/8/2024 मतलब 18 अगस्त 2014 के अंदर अपीलांट जो है वो एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के साथ आता है रेस्पोंडेंट के अंदर, जिसके अंदर रेस्पोंडेंट जो डेवलपर है, बिल्डर है अरविंद कुमार, उसने ये बोला कि मैं इस प्लॉट के ऊपर मतलब 4,800 स्क्वायर फिट के ऊपर जो है 8 फ्लैट्स जो है वो निकाल कर दूंगा। अब एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने बोला जो 50% जो बिल्टअप एरिया रहेगा वो जाएगा अपीलांट को। अब वो 56% बिल्टअप एरिया में अपीलांट उन फ्लैट्स को बेचे, खुद रखे, वो डिपेंड करता है अपीलांट के ऊपर। और रिमेनिंग 44% जो है अनडिवाइडेड लैंड एंड शेयर वो किसके पास जाएगा, रेस्पोंडेंट के पास जाएगा। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से हुआ। ज़मीन थी अपीलांट की जो कि इसके अंदर है आशा देवी, और बिल्डर जो था वो था अरविंद कुमार, जिसने उस ज़मीन के ऊपर कार्रवाई करी थी, मतलब उस ज़मीन के ऊपर फ्लैट्स बनाकर दिए थे। ठीक है साहब। अच्छा, उनके बीच का जो एग्रीमेंट था वो ये था कि साहब 15 महीने के अंदर जो है हम पूरा कंस्ट्रक्शन करके जो है वो देंगे। बट अपीलांट ने क्या, जॉइंट एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। रिटर्न कम्युनिकेशन 20 अप्रैल 2026 को उन्होंने एक रिटर्न कम्युनिकेशन दिया अपीलांट ने, और उसके बाद लॉयर का नोटिस भी दिया कि साहब ये जो जॉइंट एग्रीमेंट है, जॉइंट वेंचर है, जेवी जो है उसे कैंसिल माना जाए, दैट डीम्स टू बी कैंसिल्ड। अब रेस्पोंडेंट ने उसका रिप्लाई किया और एक कैविएट फाइल कर दी, किधर, चेन्नई के सिविल कोर्ट के अंदर कैविएट फाइल कर दी। उसके बाद दोनों के बीच में मतलब अपीलांट और रेस्पोंडेंट के बीच में बहुत सारे नोटिसेस जो हैं, लीगल नोटिसेस का आदान प्रदान हुआ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इधर से इन्होंने बाण छोड़े, उधर से उन्होंने बाण छोड़े, एक दूसरे से जो है इस तरीके से लड़ाई होती रही। उसके बाद क्या हुआ, जून 2017 के अंदर अपीलांट ने मतलब एन आशा देवी ने जो है उन प्रॉपर्टीज़ की पूरी पोजेशन ले ली और डेब्रीज को पूरा हटा दिया। बट
रेस्पोंडेंट भी कहाँ चुप रहने वाले थे। रेस्पोंडेंट ने 8 जून 2022 को क्या किया, एक पब्लिक नोटिस इशू कर दिया कि साहब थर्ड पार्टी जो भी इसके अंदर फ्लैट खरीदेगा, आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर जो हिस्सा है वो हिस्सा 44% मेरा है, रेस्पोंडेंट का है। और उसके बाद रेस्पोंडेंट ने एक सूट फाइल कर दिया ADJ चेंगलापट्टू चेन्नई के अंदर कर दिया सिविल सूट। अब जो डिफेंडेंट थी, मतलब जो आशा देवी जो इसके अंदर अपीलांट है उसमें डिफेंडेंट थी, उन्होंने एक ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की एक एप्लीकेशन फाइल करी कि साहब ये जो सूट है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। बट उनकी इस एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट ने। मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की जो एप्लीकेशन ये आशा देवी जी ने फाइल करी थी ये रिजेक्ट कर दी। ये रिजेक्ट कर दी किसने? ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी और हाई कोर्ट ने भी जो है वो रिजेक्ट कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये आया कि जब भी सूट फाइल होता है, अगर वो सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है ऑन द फेस ऑफ द प्लेंट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑन द फेस ऑफ द प्लेंट अगर जो है फेस ऑफ द प्लेंट अगर सूट बार्ड है तो इस केस में क्या ऑर्डर 7 रूल 11 बाई फेस ऑफ द प्लेंट, जो अगर आपको मेरी पुरानी CPC की क्लासेस याद हों, हमने ऑर्डर 7 रूल 11 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैं ऊपर आपको आई बटन में 2 वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में लगभग 2 से ढाई घंटे के वीडियोस बनाए हैं। उसके अंदर हमने बहुत डिस्कस किया है कि सब डी मरर्स क्लेम होना चाहिए, डी मरर्स क्लेम होना चाहिए और प्लेंट जब भी रिजेक्ट होगी वो किस पे होगी कि अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड जो है अगर ग्राउंड बनता है तो उसके ऊपर प्लेंट हम रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, बस मेन इशू जो है हमें यही डिस्कस करना है। अगर ये इशू डिस्कस हो गया तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। बाकी चीज़ों में मैं मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है वो सब रेशियो डेसिडेंटी के अंदर आपको क्लियर मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस के अंदर कि जब भी एप्लीकेशन फाइल होती है, whenever an application to reject a plaint is filed, क्या चीज़ें देखी जाती हैं? ओनली एवरमेंट्स ऑफ द प्लेंट एंड डॉक्यूमेंट्स अनेक्स्ड टू। ये हम लोग सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, मतलब अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे हम लोग CPC की सीरीज़ कर रहे हैं ज़ीरो से सीखो, जिसके अंदर डिटेल हम लोग अभी तक लगभग 30 के आसपास वीडियो रिकॉर्ड कर चुका है। बहुत डिटेल, लगभग 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स हैं जिसमें डिटेल में CPC सीख रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो कहीं ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेल में हम लोग CPC के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बैक टू द वीडियो। अब ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी प्लेंट रिजेक्ट होती है तो क्या चीज़ को कंसिडरेशन में लिया जाता है? सिर्फ एवरमेंट्स को कंसिडर में लिया जाता है, एवरमेंट्स ऑफ द प्लेंट, एवरमेंट्स ऑफ द प्लेंट को ही कंसिडरेशन में लिया जाता है। साथ में डॉक्यूमेंट्स को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्लेंटिफ के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी फैक्ट्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर बोला जाए तो WS जो है रिटन स्टेटमेंट, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि प्लेंट उसको पढ़ेंगे और साथ में उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पढ़ेंगे, इसके सिवा और कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी जाएगी। अब लिमिटेशन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हम भी जानते हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ है, बट जहां पर बार अगर लिमिटेशन का एविडेंट है और ग्लैरिंग है फ्रॉम द प्लेंट्स ओन एवरमेंट्स, मतलब डी मरर्स क्लेम है, डी मरर्स क्लेम है, मतलब अपरेंट फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड अगर बार दिख रहा है तो उस केस में कोर्ट जो है वो इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि मैटर को ट्रायल के लिए भेजे और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। और इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पर अगर प्लेंट बार्ड है लिमिटेशन से तो आप डायरेक्टली जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हो और इसके लिए पूरा ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है। बट बात यही है, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर अपरेंटली आपको दिख रहा है तो बिल्कुल रिजेक्ट करिए, ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है। अब कॉज ऑफ एक्शन जो है इस सूट के लिए अराइज हुआ था
जब डिस्प्यूट पहली बार अराइज हुआ था, जब कैंसिलेशन लेटर पहली बार गया था 20 अप्रैल 2016 को, मतलब जब करस्पॉन्डेंस चालू हुआ था पार्टीज़ के बीच में, राइट। अब सब्सिक्वेंट यूनिलेटरल एक्ट डन्स इन वंस ओन इंटरेस्ट, जैसे कि प्लेंटिफ का पब्लिक नोटिस था जिससे वो अपने क्लेम को प्रोटेक्ट कर पाए, उसको फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन जो है नहीं माना गया। अपरेंटली जब 2016 के अंदर पहली बार नोटिस गया, उसी से जो है कॉज ऑफ एक्शन माना गया, और कॉज ऑफ एक्शन की वजह से जो टाइम था वो टाइम ओवर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन, और अपरेंटली जो है ये बार्ड है लिमिटेशन के। अब लीगल प्रिंसिपल जो इसमें केस में हुआ वो ये हुआ कि ऑर्डर 7 रूल 11 एम्पावर्स अ कोर्ट टू रिजेक्ट द प्लेंट वेयर अ सूट अपीयर्स फ्रॉम द प्लेंट एवरमेंट्स अलोन। ये बात याद रखें, प्लेंट के एवरमेंट से ही पता होना चाहिए दैट इट इज़ बार्ड बाय एनी लॉ। मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 सब रूल बी के हिसाब से अगर ये बार्ड है लॉ के द्वारा और मैनिफेस्ट है, मतलब आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेंट आपने पढ़ी और उसी से जो है ये मैनिफेस्ट हो जाता है कि इट इज़ बार्ड बाय एनी लॉ, बार्ड बाय एनी लॉ, तो बिल्कुल रिजेक्ट करें, प्लेंट रिजेक्ट करें, ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक मेजर लीगल पॉइंट इसके अंदर आया है, और यही जो है लीगल टेक अवे है इसका। इसलिए आपके पास कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि क्या लिमिटेशन का जो प्रश्न है उसको आप आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अनुसार रिजेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको कंडीशंस अप्लाई लगानी पड़ेंगी कि दैट द बार मस्ट बी मैनिफेस्ट फ्रॉम द प्लेंट इटसेल्फ और फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द प्लेंट। तो ये जो था सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा केस लॉ था जो हाल ही में आया है। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपके लिए बहुत मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।